हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्स एंड क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अल्फाज मेट का ये लास्ट पार्ट होने वाला। आपको स्टोरी जैसे भी लगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ओके। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को अपनी पावर्स के बारे में सब कुछ याद आ जाता है और उसके पास्ट लाइफ के बारे में उसे ये भी पता चलता है कि उसके साथ लोगों ने कितना ज़्यादा बुरा किया था। अब हम देखते हैं 2 दिन के बाद। इस 2 दिन में बहुत कुछ चेंज हो चुका होता है, बिकॉज कि वेन रूहान ने सारे पैक्स के सामने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वही ब्लैक पावर यूज़ करता है। अगर सब चाहते हैं कि उनका पैक सेफ रहे और उनके पैक में सेफ्टी बनी रहे तो वो जैसा कहता है उसकी बात मान ले। उसे वो फ्लूट एंड वो ब्लैक पावर कैसे यूज़ करते हैं उसकी टेक्निक बता दे। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी भी पैक पे कभी भी हमला नहीं करूँगा। अब इस जो जितने भी पैक्स के अल्फाज हैं वो लोग मीटिंग करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर उन्हें उसे फ्लूट एंड वो ब्लैक पावर की टेक्निक पता चल गई तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन जाएगा हमारे लिए, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता कि वो फ्लूट एंड वो टेक्निक क्या है, क्योंकि अभी केवल उन्हें इतना पता है कि हीलिंग पैट्रियार्क की सोल जो है लैंड पैक के लूना के पास हीलिंग पैट्रियार्क की सोल है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उनकी सोल है केवल, उन्हें उनका पावर याद है या नहीं। और लोग जो चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें उनकी पावर याद आए, उनके पास्ट लाइफ के बारे में याद है। लेकिन वांगजी जो सबको मना कर दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके ओमेगा को हर्ट हो और वो नहीं चाहता कि उसे पास्ट लाइफ के बारे में याद आए। और वो बिल्कुल भी अपने ओमेगा को हर्ट नहीं करना चाहता, ना ही उसे हर्ट देखना चाहता। अगर ये युद्ध होगा तो हम सब मिलकर एक साथ युद्ध लड़ेंगे। हमारे पास इतना पावर है, हम स्ट्रॉन्ग वुल्फ से हैं, हम ज़रूर उससे लड़ सकते हैं और ये युद्ध को जीत भी सकते हैं। जो वांगजी की बात पे बहुत सारे लोग एग्री करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं कि नहीं, वो कहते हैं कि हम ब्लैक पावर के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते। लेकिन उसमें से न्यू एनजे कहते हैं कि वांगजी जो कह रहा है वो सही है। हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग वुल्फ्स हैं कि हम लड़ सकते हैं और ब्लैक पावर ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती। हमें इसके बारे में बस थोड़ी सी टेक्निक बनानी होगी और अपने युद्ध कौशल को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना होगा बस। फिर दिखाया जाता है कि फाइनली 2 दिन के बाद युद्ध का अनाउंसमेंट हो जाता है। अब इधर सारे पैक्स के लोग लैंड पैक में आ गए। इस वॉर को जीतने के लिए पैक के सारे अल्फाज, ओमेगाज, बीटाज, इवन लूनाज भी अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से वो लोग बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे लोग जो अपने अपने वेपन के साथ वॉर फील्ड में आए होते हैं और वो सारे लोग, उनके फेस पे बस एक ही इमोशन शो हो रहा होता है। उन्हें किसी भी तरह से इस युद्ध को हमेशा के लिए ख़त्म करना है और इस वेन रूहान के नाम के कांटे को हमेशा के लिए अपने लाइफ से निकालना है। और वे सारे लोग जो एक जोश के साथ सामने आके खड़े हो जाते हैं। वेन रूहान जब उन्हें इस तरह से देखता है डिटर्मिनेशन से, तो उसके फेस पे एक क्रीपी सी स्माइल आ जाती है और स्माइल करता है। और उसे देख के इस तरह से उन लोगों के फेस पे एक बहुत ही ज़्यादा गुस्से का भाव आ जाता है। अब बैटल स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पे जितने भी ओमेगाज वुल्फ होते हैं और बीटाज वुल्फ होते हैं, उनकी पावर जो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उन्हें जितना वो ब्लैक पावर से लड़ रहे हैं, उनकी पावर को, जो ब्लैक पावर है वो अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रही है। इससे वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पिछले 2 दिन से इस बैटल में है। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है कि वो 2 घंटे भी अभी सही से नहीं युद्ध कर पाए और वो इस तरह से टायर्ड हो गए हैं। उनकी पावर जो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, वो किसी तरह से अपने आप को डॉज करके बचा रहे हैं। ये सब देखकर कुछ जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्फाज एंड लूनाज हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा वरीड हैं, जैसे कि विंग, लान वांगजी एंड नी मिंजे एंड जियांग फेमिया एंड मैडम यू एंड मिस्टर जिन एंड मिसेस जिन। ये सारे लोग बहुत ही ज़्यादा वरीड हैं। और लैन गुरैन एंड लैनी, वो लोग बस सोच रहे हैं कि हम क्या करें। अब थोड़ी देर के बाद ही उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है। अब वांगजी बार बार विंग को कल से ही समझा रहा है कि विंग अपने आप को उससे अलग ना करे। इसलिए वांगजी हमेशा विंग को अपने ही पास, जहाँ विंग जा रहा है, जिधर विंग फाइट कर रहा है, वांगजी उसकी सेफ्टी के लिए उधर से ही फाइट कर रहा है। लेकिन विंग कहता है कि वांगजी तुम यहाँ पे रुको, मैं बस आया। लेकिन वांगजी जो विंग के हैंड को पकड़ लेता है और कहता नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। और तुमने मुझसे ये बात छिपाई ना कि तुम्हें तुम्हारी ब्लैक पावर्स एंड तुम्हारी पास्ट लाइफ याद आ गई है। ये सुन के विंग कहता है कि वांगजी अभी हमें ये सब बातें डिस्कस करने के लिए सारा टाइम नहीं है। मैं तुम्हें सारी बातें बाद में क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी हमें हमारी सबसे बड़ी बैटल को इसे ख़त्म करना है हमेशा के लिए। फिर हम अच्छे से बातें करेंगे। वो जाने लगता है तो वांगजी उसके हैंड को पकड़ लेता है और कहता है कि विंग मुझे प्रॉमिस करो तुम अपने आप को सेफ रखोगे। तो इस पे वांगजी की बातें विंग कहता है कि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप को सेफ रखूँ।
और हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊँगा, जब ये बैटल ख़त्म हो जाएगी तब। और हाँ, मुझसे वादा करो वांगजी, तुम अपने आप को सेफ रखोगे। वांगजी कहता है ओके। अब दोनों जो अलग अलग फाइट करने लगते हैं, क्योंकि जो अब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सेफ रखें और उसके बाद फाइट करते रहें। अब वांगजी जो साउथ ईस्ट की तरफ फाइट करने लगता है और विंग वेस्ट की तरफ। विंग जो देख रहा होता है कि कैसे सारे लोग जो बहुत ही ज़्यादा जख्मी होते जा रहे हैं और जो कुछ लोग हैं उन्हें हील कर रहे हैं, वो हील भी नहीं कर पा रहे। इससे विंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और कहता है बस बहुत हुआ वैन रूहान, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब विंग ऐसा कह के वो हवा में फ्लोट करने लगता है। ये सब देख के वहाँ पे जितने लोग थे सब शॉक हो जाते हैं, स्पेशली वांगजी। वांगजी को 2 दिन पहले से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि विंग के अंदर कुछ अलग सी पावर है, पर वो बस सोच रहा था कि वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है इसकी वजह से। लेकिन आज जब विंग को इस तरह से हवा में फ्लोट करते हुए उसके आसपास जो ब्लैक स्मोक्स वो देखता है, वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसका शक अब यकीन में बदल जाता है और उसे पता चल जाता है कि विंग को उसकी पास्ट लाइफ और उसकी पावर दोनों ही मिल गई। लेकिन विंग ने उसे इतनी बड़ी बात छिपाई क्यों? क्या विंग उस पर ट्रस्ट नहीं करता? वांगजी जो अपने इतने कसमें होता है कि वो ध्यान नहीं देता। एक सोल्जर जो उसके हैंड पे वार कर देता है और उसके हैंड से ब्लीडिंग होने लगती है। देख के विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वांगजी के नेम से शाउट करता। वहाँ पर जितने भी लोग थे सब शॉक हो जाते, क्योंकि विंग की आंखें जो पहले ब्लू कलर की थी अब पूरी रेड कलर की हैं, डार्क रेड। और उसके हेयर जो पहले ग्रे कलर के थे अब पूरे ब्लैक कलर के थे। उसके क्लॉथ्स जो पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, ब्लैक एंड रेड कलर के हैं। और उसके क्लॉथ जो अब हवा में फ्लोट कर रहे हैं, उसके हेयर भी, उसके आंखें एकदम रेड है। और वो वैन रूहान की तरफ अपना फेस टर्न करता है। वैन रूहान की फेस पे हल्का सा डर साफ देखा जा सकता है, लेकिन फिर वो नर्वस ना होते हुए उसके फेस पे एक कॉन्फिडेंस स्माइल आ जाती है और कहता है वे वुशियान, मैं कब से यही चाहता था कि तुम कब अपने रूप में आओ और मैं तुम्हें देखना चाहता था। और मैं चाहता हूँ कि ये पावर जो तुम अभी यूज़ कर रहे हो वो मैं चाहता हूँ। और तुम्हारी वो फ्लूट कहाँ है? तो विंग कहता है कि मैंने कहा कि वैन रूहान जो तुम कर रहे हो उसे रोक दो, यही रोक दो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस पर कहता अच्छा, क्या तुम मुझे सिखाओगे? एक छोटा सा बच्चा मुझे सिखाएगा कि क्या मेरे लिए अच्छा है क्या गलत है? और तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे साथ मैंने कितनी बार तुम्हें कितना टॉर्चर किया है। अल्फास वो जो तुम्हें पीटते थे, ओमेगास जो तुम्हें मारते थे, क्या वो सब तुम भूल गए? इस पर विंग को वो और ज़्यादा प्रोवोक कर रहा था। उससे लगता है कि इसे विंग को गुस्सा दिलाने से उसके काम बन जाएगा। अब विंग और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे वो सब दिन वो याद आने लगते हैं। विंग कहता है ठीक है, इसका रिज़ल्ट जो भी होगा फिर बाद में मुझसे कुछ मत कहना। इस पर वैन रूहान थोड़ा डर जाता है, फिर अपने आप को कॉन्फिडेंस करते हुए कहता है कि ठीक है बच्चे, देखते हैं कौन जीतता है। विंग एक बार और कहता है कि तुम एक बार सोच लो वैन रूहान, तुम्हारे लिए सच में बहुत बुरा होने वाला है। तो वैन रूहान कहता है कि तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो कि या फिर कुछ करके भी दिखाओगे। अब विंग को इतना गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि ओके आप ऐसा कहते हैं। वो चेंचिंग कहता है, चेंचिंग अब हमें दिखाया जाता है हीलिंग माउंटेन की तरफ, जो बहुत ही तेज हीलिंग माउंटेन कुछ ही सेकंड के अंदर वो पूरी तरह से गिर जाता है, क्योंकि इतना तेज़ी से विस्फोट हुआ था कि लोग जो वहीं पे थोड़ी दूर पे रहते थे और जो बैटल था वो उसके 2-3 किलोमीटर की दूर पे हो रहा था। जितने भी लोग वहाँ थे सब डर जाते हैं। इवन वैन रूहान जो डर जाता है, लेकिन वो अपने आप को कॉन्फिडेंस करता है और वो सामने देख रहा था। विंग के फेस पे अब ईविल सी स्माइल होती है और वो सोच रहा था कि पास्ट लाइफ में उसने हीलिंग में ही इस फ्लूट को वहाँ पे सील कर दिया था और उसे कभी नहीं लगा था कि इस फ्लूट को कभी किसी को ज़रूरत पड़ेगी, और आज उसी को ज़रूरत पड़ी इस फ्लूट की। फिर वो फ्लूट को अपने हैंड पे घुमाते हुए फिंगर्स में फिर वैन रूहान की तरफ देखता है। वैन रूहान जो थोड़ा नर्वसली स्माइल करता है और कहता है कि ये फ्लूट मुझे दे दो और ये सब यहीं रुक जाएगा। तो विंग कहता है क्या इतना जल्दी? अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, अब सब कुछ चेंज होगा और तुम्हें तुम्हारे पाप की सज़ा मिलने वाली है। तुमने बहुत ज़्यादा पाप कर लिया है, अब उसका तुम्हें भुगतान भी तो करना पड़ेगा। हर चीज़ की जब हम कोई काम करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट मिलता है, अच्छा या बुरा, वो हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम करने से पहले सोचते नहीं हैं। तो तुम्हें भी उसका फल नहीं चाहिए? इस पर वैन रूहान थोड़ा डरते हुए कहता है कि वी वुशियान, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पास हैं? तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है,
लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे अब साथ क्या होगा। ऐसा कह के अब विंग फ्लूट बजाने लगता। फ्लूट की आवाज़ जैसे वहाँ पे फैलती है, जितने भी ओमेगास एंड बीटास थे उनकी पावर जो रिटर्न होने लगती है, और जितने भी ब्लैक पावर्स थे और वेयरवुल्व्स थे वो हवा में गायब होने लगते हैं। अब इससे वेन रूहान जो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि कुछ ही सेकंड के अंदर वहाँ पे कुछ भी वेन सोल्जर्स एंड वेन रूहान के दोनों बेटे एंड वेन जूलियो एंड वेन रूहान ही बचे हुए थे, बाकी सब खत्म हो चुका था। ये सब देख के वेन रूहान जो पूरी तरह से बौखला गया था, अब उसकी आंखों में गुस्सा बहुत साफ साफ देखा जा सकता था। ये सब देख के विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो ईविल से स्माइल करते हुए वेन रूहान को कहता, क्या तुम्हें पावर नहीं चाहिए? तो ये सब देख के वेन रूहान कहता, वे वुशियान, मैं तुम्हें सच में नहीं छोड़ूंगा। अब 1 मिनट के अंदर वांगजी जो वेन रूहान के दोनों बेटों को एक साथ खत्म कर देता है। ये देख के वेन रूहान पूरी तरह से पागल हो जाता है और वो एक मंत्र स्पेल करता है, जिससे विंग के पेरेंट्स जो नीज पे आके गिर जाते हैं, उनके हाथों में बीड़ियाँ डली होती है और उनके फेस पे जो एक बहुत प्यारी सी स्माइल आती है, क्योंकि वो बहुत सालों के बाद अपने बेटे को इस तरह से देख रहे हैं। अब वेन रूहान कहता है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा रहें और तुम अपने पेरेंट्स को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे वो फ्लूट दे दो और वो टेक्निक बताओ तुम किस तरह से ब्लैक पावर को यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो। इसमें विंग जो अपने पेरेंट्स को देख रहा होता है, तो फिर अब वेन रूहान कहता है, वे ओशियन, क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? तुम वो फ्लूट और वो टेक्निक मुझे बताओ, नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स अब जिंदा नहीं रहेंगे। और ऐसा कह के सॉर्ड जो उनके गले पे रख देता है। ये देख के व्यू जो डर जाता है और उसे फ्लूट उसकी तरफ देते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम्हें फ्लूट दे रहा हूँ लेकिन मेरे पेरेंट्स को छोड़ दो। अब वे ओशियन कहता है, वे ओशियन के इस बात पे वेन रूहान कहता है, ये हुई ना समझदारी वाली बात, तुमने अभी समझदारी वाली बात की है। इसमें वेन रूहान के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो विंग के पेरेंट्स को छोड़ देता है और उन्हें जाने के लिए कह देता है। विंग जो फ्लूट वेन रूहान की तरफ फेंक देता है। वेन रूहान जो उसे कैच कर लेता है। अब थोड़ी देर बाद विंग जो अपने पेरेंट्स को टाइटली हक कर लेता है, लेकिन कुछ ही सेकंड के अंदर वेन रूहान जो पूरी तरह से उस फ्लूट के साथ बहुत ही ज़्यादा तड़पने लगता है, क्योंकि वो फ्लूट जो उसे जला रही होती है उसकी बॉडी जब जलने लगती है। अब वेन जूलियो जो ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो विंग की तरफ शॉट लेके बढ़ता है उसके मारने के लिए, लेकिन इससे पहले वांगजी एंड लाइन से चला जाते हैं और वेन जूलियो को वहीं पे उसको मार देते हैं। अब कुछ ही सेकंड के अंदर वेन रूहान जो पूरी तरह से जलने लगता है, उसकी बॉडी जो एक बहुत बड़े आग के लपटे में लिपट जाती है और वो बहुत चीख रहा होता है और कह रहा था, वे ओशियन तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो विंग इस एविल से स्माइल करते हुए कहता कि क्या तुम ही तो कह रहे थे तुम्हें ब्लैक पावर चाहिए, ये फ्लूट चाहिए, तो तुम संभाल क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि ये फ्लूट भले ही ब्लैक पावर से बनी है, लेकिन ये नेगेटिव पर्सन के हाथ में जब भी जाएगी तो उससे नुकसान ही पहुंचाएगी और तुम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो और तुम्हारे अंदर कुछ भी प्योर नहीं है। तुम्हारा माइंड पूरी तरह से करप्ट है, तुमने बहुत लोगों को हर्ट किया है और तुम्हारी सोल बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। तुम लोगों के ऊपर शासन करना चाहते हो। मैंने इस तरह से इस फ्लूट को बनाया है, भले ही ये फ्लूट ब्लैक पावर से बनी है, लेकिन इसे हमेशा यूज़ केवल प्योर पर्सन, वो प्योर जिनका सोल होता है वही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई भी बुरा इंसान इसे अपने हाथ में लेगा तो वो पूरी तरह से जल जाएगा, जल के ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल तुम्हारे जैसे, जिस तरह कुछ सेकंड के अंदर तुम जल के ख़त्म हो जाओगे। ये सब सुनकर और वेन रूहान की सब कुछ देख के सारे लोग वहाँ पे शॉक हो जाते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख एंड दर्द होता है वे वुशियान के लिए कि उसके पास्ट लाइफ में उसके साथ कितना बुरा हुआ था। अब कुछ ही सेकंड के अंदर वेन रूहान जो वहाँ से जल के ख़त्म हो जाता है। अब विंग जो अपने पेरेंट्स को देखता है, उसके पेरेंट्स जो उसे टाइटली हक कर लेते हैं। अब थोड़ी देर के बाद विंग अपने पेरेंट्स से अलग होता है और उनकी बॉडी को पूरी तरह से चेक करने लगता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे सब वहाँ आ जाते हैं और उन्हें भी चांगसेंग कांसेसरन के देखने लगते हैं और बहुत लोग ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि विंग के पेरेंट्स के इस तरह से गायब होने की वजह से उन्हें बहुत बुरा भला कहा था और विंग को पैक से बाहर निकाल दिया था। सब लोग जो माफ़ी मांगने लगते हैं, विंग जो सब कुछ इग्नोर करता है और अपने पेरेंट्स को फिर से चेक करने लगता है। उनके पेरेंट्स के बॉडी पर ज़्यादा कुछ इंजरीज के निशान नहीं थे, लेकिन हाँ थोड़े बहुत थे जो उन्हें जंजीरों से बांधा गया था। विंग जैसे ही अपने हैंड को वहाँ पे रखता है वो सब ठीक हो जाता है। ये सब देख के उनके पेरेंट्स को बिल्कुल भी शॉक एंड अजीब नहीं लगता, ऐसा लगता है कि उन्हें पहले से ही पता था। अब विंग जो चारों तरफ देख रहा था, क्योंकि वो एक पर्सन को ढूंढ रहा था, जैसे उसकी नज़र वांगजी पे जाती है वो वांगजी के पास आता है। वांगजी के हैंड साइड भी ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन वांगजी जो विंग की तरफ देख रहा था और विंग जैसे उसके पास आता है, वांगजी उसे टाइटली हक कर लेता है और कहता है, विंग तुम ठीक हो, उसके फोरहेड पे किस करते हुए। अब विंग जो कहता है, वांगजी मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी नज़र जब वांगजी के हैंड पे जाती है जहाँ से अभी भी ब्लीडिंग हो रही थी, वो कहता है, वांगजी तुम्हारे हैंड से ब्लीडिंग हो रही है। अब विंग उसे अपने हैंड से उसे वहाँ पे अपने पावर से ठीक करता है। उसके बाद सब लोग अपने अपने बैग के लिए निकल जाते हैं। विंग जो वांगजी के साथ बैठा होता है, लेकिन वांगजी उससे कुछ पूछ नहीं रहा होता है। विंग उसे समझ में आ रहा था कि वांगजी उससे नाराज़ है। फिर
विंग कहता है वांग जी तुम ठीक हो? जी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों क्या हुआ? वांग जी की इतनी रूड वॉइस सुन के विंग थोड़ा सैड हो जाता है और कहता है वांग जी से कि वांग जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला कि मुझे हीलिंग बैक्टीरिया की मुझे मेरी पास्ट लाइफ की यादें वापस आ गई हैं। वो वापस नहीं आई हैं, एक्चुअली मैंने उस बुक को पढ़ा और उन्हें वापस जानबूझ के लाया। इस पर वांग जी और ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है विंग सच में तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, मैंने तुम्हें कहा था। तो इस पर विंग कहता है कि वांग जी अगर मुझे पावर्स नहीं याद आती तो आज हम हार जाते पूरी तरह से, और वेन रूहान जो हमें पूरी तरह से अपने अंदर ले लेता फिर हम क्या करते। इस पर विंग की बात पे वांग जी कहता है हम बाद में बात करेंगे विंग, अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। और ऐसा कहकर वो अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न करके लेट जाता है। विंग उसकी तरफ देख रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि पैक में सारे जितने भी लोग थे सब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। सारे पैक के अल्फास, लूनास, बीटास सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और कोई भी इंजरी उनकी बॉडी में नहीं होता क्योंकि वो पहले ही हील हो चुकी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा विंग को थैंक्स और उसको गुड विशेस कर रहे होते हैं क्योंकि विंग की वजह से ही आज उनकी बैटल्स हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अब सब लोग विंग और वांग जी को वेल विशेस देकर वहाँ से अपने अपने पैक की तरफ चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है इधर लैंड पैक में वांग जी की मदर, उनके फादर एंड विंग के फादर एंड मदर बैठे होते हैं। विंग एंड वांग जी जो साइड में बैठे होते हैं। वांग जी जो विंग को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था और विंग जो वांग जी के अटेंशन ग्रैब करने के लिए बार बार उससे कुछ पूछ रहा होता, पर वांग जी जो कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। अब लैंड गुरेन ये सब इग्नोर करते हुए विंग चासन कांसासन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आप लोग बताइए आप लोगों को वेन रूहान क्यों उठा के लेके गया था। इस बात पे सारे लोग जो उनकी तरफ देखने लगते हैं। अब वी चांगसन कांसासन कहते हैं विंग का बर्थ जब हुआ था उसके कुछ ही सालों के अंदर ही जब विंग 3 साल का था तभी एक लेडी आई थी और वो विंग के हैंड को देखकर बता रही थी कि हमें कि वो फ्यूचर देख सकती है और लोगों के पास्ट लाइफ को भी। तो वो बताती है कि विंग की जो सोल है वो हीलिंग पैट्रियार्क की सोल है, उसका रीबर्थ हुआ है। विंग के पास बहुत सारी पावर्स है। विंग जब बचपन में छोटा सा था तभी उसके पास बहुत सारी पावर थी। इससे हम लोग अनजान नहीं थे क्योंकि विंग को कभी भी चोट लगती थी वो अपने आप हील हो जाती थी। इवन हमें जब कभी चोट लगता था वो जैसे ही हमें टच करता था वो भी हील हो जाता था, हमारे सारे दर्द दुख सब कुछ हील हो जाते थे। इससे हम थोड़ा शॉक थे, लेकिन जब वो लेडी हमें बताती है इससे हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इसलिए हमने डिसाइड किया कि विंग की पावर को हम कुछ दिनों के लिए उसके माइंड में ही यानी कैद करके रखेंगे ताकि विंग सेफ रहे। अगर किसी को पता चल गया तो उसकी जान को खतरा हो सकती है। और मैंने उस जो लेडी थी उससे कहा कि विंग जब तक 20 साल से ऊपर ना हो जाए तब तक उसे उसकी पावर कभी ना मिले, इवन उसका वुल्फ भी नहीं, जिससे वो बहुत ज़्यादा वीक एंड कमज़ोर रहेगा तो लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। क्या पता कैसे ये वेन रूहान को पता चल गया, लेकिन उसे ये नहीं पता चला कि मेरा ही बेटा वे ओशियन जो हीलिंग पैट्रियार्क का रीबर्थ हुआ है। बस वो हमें और मेरी वाइफ को उठा के लेके गया था और वो हमसे बार बार पूछता रहा लेकिन हमने नहीं बताया। वो कई बार हमारे बेटे यानी वी ओशियन को बहुत ही ज़्यादा कई अल्फाज से वीटास से उसे बहुत ज़्यादा मारा पीटा था कि और उसे चेक भी किया लेकिन उसके अंदर कोई भी पावर उसे नहीं मिली। इसलिए वो बार बार ढूंढता रहा और हमें नहीं छोड़ा। ये सब सुन के वहाँ पे जितने भी लोग थे सब सैड हो जाते हैं। इवन विंग जो अपने पेरेंट्स को हक कर लेता है, उसके पेरेंट्स कहते हैं मुझे माफ़ कर दो बेटा, सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। तो विंग कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब वांग जी अब विंग के हैंड को पकड़ता है और कहता है कि अब हमें आराम करना चाहिए। उसके पेरेंट्स भी नोट करते हैं। फिर वी चांगसन कांसासन कहते हैं अब हमारे पैक में जाना चाहिए वापस। तो विंग उनके हैंड को पकड़ लेता है लेकिन लैनी समझ जाती है। तो लैनी वी चांगसन कांसासन को कहती है कि नहीं आप लोग अब कहीं नहीं जा सकते, आज से ये पैक आपका हुआ और आप यहीं रहेंगे। ऐसा कहने के बाद वो कहती है कि हम नहीं चाहते कि विंग इतने सालों से आपसे दूर रहा और भी आप आपसे दूर रहे और आप उससे दूर रहे। ये जब ऐसा कहती है तो वो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लोग नोट करते हैं। फिर उन्हें रूम दिखाया जाता है। साइड के रूम में वो लोग भी लैंड पैक में रहने लगते हैं। अब विंग एंड वांग जी भी लैंड पैक में आ जाते हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से अब ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहते। अब इधर दिखाया जाता है विंग एंड वांग जी रूम में होते हैं। तो विंग कहता है वांग जी आई एम सॉरी, मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा झूठ बोला और मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया। इस पर वांग जी कहता है ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन तुम बताओ तुमने मुझसे और क्या क्या छिपाया है विंग। इस पर विंग कहता है एक्चुअली वांग जी तुम फादर बनने वाले हो। तो वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता हाँ तुम फादर बनने वाले हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बात पर विंग को वांग जी टाइटली हक कर लेता है और किस करने लगता है और कहता है ये कब की बात है विंग? तो विंग कहता है कि 2 हफ्ते पहले की बात है। ये देख के विंग बात
बात सुन के वांग जी की आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है कि विंग तुम मुझसे इतनी सारी बातें क्यों छिपाते हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, मुझ पर यकीन नहीं है, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते या तुम मुझे प्यार नहीं करते? विंग इस पर विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं वांग जी, मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था और मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ भी हो जाए मैं अपने बेबी को हमेशा सेफ रखूँगा और देखो हमारा बेबी और हम सेफ हैं। इस पर वांग जी विंग को टाइटली हक करता है और उसको दोनों किस करने लगता है। किस करते हुए दोनों को एवरीडे मीन्स स्टार्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है पूरे 5 मंथ बीत चुके थे। विंग 5 मंथ का प्रेग्नेंट होता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है सर्जरी से। अब वो बार बार सबसे कह रहा होता है कि उसे सर्जरी नहीं करवाना है, किसी तरह से वो बेबी को बाहर निकाले। मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरी सर्जरी हो। इस बात पे वहाँ पे मिसेस लैन एंड वी चांग से एंड कांसा लैन एंड मिस्टर लैन वो सारे लोग हंसने लगते हैं। वांग जी जो विंग इस बातों पे बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि विंग जो उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है क्योंकि वो बार बार बोल रहा था कि वांग जी मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहता क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये सब देख के वहाँ पे मिसेस लैन उसे विंग को समझाते हुए कहती विंग तुम्हें बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। विंग कहता नहीं मदर मुझे पता है, मैंने बुक पढ़ा था, मैंने बुक में पढ़ा था बहुत ज़्यादा पेन होता है, ब्लीडिंग होती है। नहीं 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 प्लीज़ 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 मदर आप कुछ ऐसा करो ना, आपके पास तो बहुत सारी पावर है, आप कुछ ऐसा करो कि ये बेबी अपने आप से बाहर आ जाए और मेरी सर्जरी ना हो, प्लीज़ मदर आप कुछ करो ना। विंग जो रोने लगता है तो उसकी मदर कहती है कि विंग अभी बेबी को आने में बहुत टाइम है, तुम अभी से क्यों परेशान हो रहे हो और तुम्हें किसने कहा कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है? बिल्कुल भी पेन नहीं होता। क्या तुम्हें अपने बेबी से प्यार नहीं है? तो विंग कहता है मुझे बेबी से बहुत प्यार है पर मुझे ब्लीडिंग होगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो उसकी मदर कहती कुछ नहीं होगा, अभी बहुत टाइम है, तुम परेशान मत हो। ये सब देख के वांग जी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, उससे भी डर लग रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है। कहते हैं कि विंग तुम परेशान मत हो। हाँ तो वांग जी की बात पे विंग कहता है कि वांग जी तुम काम करो, तुम बेबी को अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लो, तुम सर्जरी करवा लेना, तुम तो अल्फा हो, तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा पावर है, तुम्हें दर्द भी नहीं होगा। वांग जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इस बात पे वहाँ पे जितने लोग थे सब हंसने लगते हैं कि बेबी को ट्रांसफ़र कर लो और सर्जरी तुम करवा लो। अब वांग जी कहते पर विंग मैं कैसे? तो इस पर विंग कहता है कि ठीक है वांग जी नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करूँगा और मैं तुम्हें सर्जरी करवाऊँगा और बेबी को निकलवाऊँगा और मैं बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और इसके बाद पे वहाँ पे लैन कुरेता एंड वी चांग से जो अपने फेस को दबा के वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि और ज़्यादा वो विंग की बातें नहीं सुन सकते। अब इधर दिखाया जाता है वांग जी बेचारा सैड सा फेस बनाता है, अपनी मदर की तरफ देखता है। उसकी मदर कहती है ठीक है विंग अभी शांत हो जाओ। अब हमें दिखाया जाता है ऐसे ही उनके बैक में बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस होती है चारों तरफ से। सिचैन, लिया एंड रिया सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। वांग जी बेचारा सबसे ज़्यादा सैड होता है क्योंकि उसके लिए एक ना एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देता है विंग। अब हम देखते हैं कि 8 मंथ कंप्लीट हो चुका है। विंग अभी अपने बेड पर बैठा होता है। वांग जी उसके पाँव को मसाज कर रहा है क्योंकि विंग के पाँव बहुत ज़्यादा सूज गए हैं, उसकी टमी बहुत बड़ी हो गई है और वो अपने इतनी बड़ी टमी हो गई कि वो अपने पाँव को भी नहीं देख सकता। विंग एक लूज सी टी शर्ट पहन के बेड पर बैठा होता है। वांग जी उसके पाँव में मसाज कर रहा होता है। अब विंग कहता है वांग जी, तो इस पर वांग जी कहता तो कहता है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते। तो इस पर वांग जी कहता क्या? तो इस विंग कहता है कि हाँ क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वैसे तुम मुझसे कहते थे विंग आई लव यू, तुम कैसे हो? अब तुम मुझसे भागते रहते हो, कभी मदर को, कभी मेरी मदर को, कभी अपनी मदर को मेरे पास भेजते रहते हो। सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं अगली दिखने लगा हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा चबी हो गया इसकी वजह से। और वो रोने लगता है। तो वांग जी कहते नहीं विंग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ऑफिस में बहुत सारा काम है तो मैं इसलिए सोचता हूँ कि मैं थोड़ा काम खत्म कर दूँ। तो इस पर विंग कहता है कि हाँ तुम मुझसे बस बचने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम मुझसे दूर रहो, मैं बहुत ज़्यादा अगली दिखने लगा हूँ। इससे विंग की बात में वांग जी कहते नहीं विंग तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अडोरेबल हो, तुम्हारे जैसा तो कोई भी नहीं है। अब विंग कहता अच्छा ठीक है मुझे भूख लगी है। तो वांग जी कहता क्या? क्योंकि अभी आधे घंटे से ही विंग जो खा रहा है उसके बेडरूम में इतना तो विंग एंड वांग जी के कपड़े नहीं होंगे जितना विंग खा के टेबल्स पर डिशेस रख दिया है। वांग जी कहता है क्या सच में तुम्हें क्या चाहिए? तो वांग जी की बात पे विंग कहता है कि मुझे स्पाइसी नूडल चाहिए। इस पर विंग की बात पे वांग जी कहता है नहीं तुम्हें नूडल्स नहीं खा सकते, तीखा चीज़ नहीं, बेबी हमारा हर्ट हो जाएगा। इस पर वांग जी जब इस तरह से बोलता है विंग रोने लगता है और कहता है कि ठीक है मैं मदर के पास जा रहा हूँ और मैं मदर से कहूँगा कि मदर मुझे अपने साथ लेके जाए, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और रोने लगता है। तो फिर विंग की बात पे वांग जी कहता है अच्छा ठीक है मैं लाता हूँ। अब वांग जी उसके लिए गरम नूडल्स लेके आता है। विंग जैसे एक बाइट लेता है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता है वांग जी तुमने मुझे जला दिया, इतना गरम क्यों लाए हो? अब वांग जी कहता है विंग जी मेरी गलती नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए कि गरम मैं अभी लाया हूँ तो ये गरम होगा तो तुम्हें आराम से खाना चाहिए ना। इस पर विंग रोते हुए कहता मदर। अब उसकी दोनों मदर जो दौड़ के विंग के रूम में आती है वो देखती है वांग जी बेचारा एक
पपी सा फेस बना के साइड में बाउल लेके खड़ा है और विंग जो उसके आंखों में मोटे मोटे आंसू होते हैं और कहता है कि वो दिखाते हुए फिंगर से पॉइंट करते हुए कहता है वांग जी ने मुझे जला दिया, मेरी टंग जल गई, इतना गरम गरम इसने बाउल मुझे खिला दिया। अब इस बात में वांग जी कहता है मदर मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी मदर जो वांग जी के कान को खींच लेती है और कहती है वांग जी तुम इस तरह से विंग कर। वांग जी की मदर कहती है कि वांग जी तुम इस तरह से विंग का ध्यान रखोगे, तुमसे एक काम नहीं हो रहा है, मैंने सिर्फ एक काम कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ विंग का ध्यान रखो, लेकिन तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है तुम अब जाओ यहाँ से जाओ बाहर, मैं विंग का ध्यान रखूंगी। तो इस पर वांग जी कहते नहीं नहीं मदर आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम से दोबारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। क्योंकि लास्ट बार वांग जी एक बार ऐसा किया था तो उसकी मदर एक हफ्ते तक उसे विंग नहीं मिलने दी थी। अब वांग जी ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वो बिना विंग के देखे तो उसे नींद ही नहीं आएगी। अब विंग जो एक स्माइल करता है और अपनी मदर की तरफ देखता है, उसकी मदर कहती है विंग ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें ध्यान देना चाहिए, उसकी गलती नहीं है। तो अब विंग जो उसकी अपने लैनी की तरफ देखता कहता मदर देखो मुझे मदर डांट रही है। अब लैनी कहती है कान से तुम उसे क्यों डांट रही हो, सारी गलती वांग जी की है, वांग जी को ध्यान देना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि वो कितना ज़्यादा अभी नाजुक है, उसे इस तरह से स्ट्रेस नहीं देते। अब विंग हंसने लगता है, वांग जी कहता है आई एम सॉरी मदर मुझे माफ़ कर दो, पर मेरे कान को तो छोड़ दो, मुझे लगता है मेरा बेबी आएगा जब तो देखेगा मेरे कान ही नहीं है, मेरे एक ही कान है, मेरी बेबी के आने से पहले मेरे कान एक चले जाएंगे, मेरी बॉडी से बाहर चले जाएंगे। उसकी ये नौटंकी देख के विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो क्लैपिंग करके हंसने लगता है। अब लैनी क्लैप करके हंसने लगता है, ये सब देख के लैनी के भी फेस पे स्माइल आ जाती है। लैनी ये ऐसा इसलिए करती है ताकि विंग खुश रहे और वो विंग को हमेशा हैप्पी देखना चाहती है, ताकि उसका जो ग्रैंड चाइल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एंड स्ट्रांग हो। अगर विंग स्ट्रेस लेगा, उसे पता है कि विंग बस इसलिए ऐसा करता है ताकि उसे थोड़ा फन मिले और वांग जी को इस तरह से परेशान करके उसे अच्छा लगता है और लैनी बस विंग का साथ देती है। पिछले 7 महीने से लैनी विंग का बहुत अच्छे से केयर करती है और विंग के हर बात को अच्छे से वो मानती है और विंग इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। इधर कान से सरन जो उन दोनों को देख रही होती है और वो बेचारी कुछ नहीं बोलती, उसे पता है उसका बेटा बहुत ज़्यादा ही शरारत कर रहा है इस समय, पर वो भी कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे भी अच्छा लगता है उसका जब विंग इस तरह से स्माइल करता है और खुल के हंसता है। अब एक दिन विंग जो बेड पर लेटा होता है, आफ्टरनून का टाइम होता है और वांग जी जो उसके लिए कुछ सूप बना रहा होता है, लेकिन अचानक विंग की आँख खुलती है और वो बहुत तेज़ी से स्क्रीम करने लगता है, चिल्लाने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। वांग जी जो वहाँ से बाउल को छोड़ के विंग की तरफ रन करते हुए आता है और वो माइंड लिंक करके सिचैन को कहता है कि कार को रेडी करे, लगता है बेबी आने वाला है। अब सिचैन जो लैनी लैंड कुरन एंड वी चांग से कान से सरन को माइंड लिंक करके बुला लेता है। लैनी और वी चांग से दोनों ही दौड़कर वांग जी के रूम में आते हैं, जहाँ पे देखते हैं विंग जो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। अब लैनी कहती है कि क्या हुआ विंग, तो विंग कहता है मदर लगता है बेबी आने वाला है, इसे कहो ना कि ये शांत रहे, मुझे बहुत पेन हो रहा है, इतना जल्दी क्यों आ रहा है, अभी हम हॉस्पिटल में जाएंगे तब आए ना प्लीज़। अब इसके बाद पे वहाँ पे इतना सीरियस सिचुएशन पे भी लैनी के फेस पे हल्के से स्माइल आ जाती है। फिर कहती है विंग तुम शांत हो जाओ, बेबी आराम से आएगा, ओके मैं उससे कह रही हूँ बेबी प्लीज़ शांत हो जाओ, अपने मामा को इस तरह से तंग मत करो। विंग थोड़ा शांत होता है, वांग जी उसे अपने आर्म्स में कैरी करता है और इधर नीचे लेके आता है और कार में बैठाता है। अब विंग पूरे रास्ता वांग जी को जो मार रहा था और कह रहा था वांग जी तुम इस बेबी को अपने अंदर लो और तुम जाके सर्जरी करवाओ। ये बात पे वहाँ पे जितने भी लोग थे सबके फेस पे स्माइल आ जाती, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन थी इसलिए कोई हंस नहीं रहा था। वांग जी विंग दिखने में पहले कितना शांत था, लेकिन जब से वो प्रेग्नेंट हुआ है पूरा लैंड पैक को अपने सर पे उठा लिया है, वांग जी की नाक में दम मचा के रख दिया। वांग जी जितना उसे पहले परेशान किया था विंग ने वो सारा कसर एक बार में ही निकाल लिया। वांग जी बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहा था, उसे डर लग रहा था और कह रहा था मदर विंग को इस तरह से उसे शांत करवाओ ना। और इस बात पे विंग जो वांग जी को एक स्लैप करता कहता कि वांग जी अभी तुम बकवास कर रहे हो, मैंने कहा कि तुम बेबी को अपने टमी में लो और तुम चलो सर्जरी करवाओ, मैंने कहा ना तुम कर क्यों नहीं रहे हो। वांग जी बेचारा जो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है विंग शांत हो जाओ, हम हॉस्पिटल पहुँचने वाले। अब थोड़ी देर के बाद वो लोग हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। विंग को जैसे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जा रहा होता है, विंग जो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वांग जी के शर्ट को कस के पकड़ लेता और कहता है वांग जी मैंने कहा तुम बेबी को तुम मुझे प्यार करते हो ना, तो प्लीज़ अपने इस बेबी को अपने टमी के अंदर रखो, देखो तुम मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हें इस सर्जरी से बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, मुझे पता है, प्लीज़ तुम इस बेबी को अपने अंदर ट्रांसफ़र करो। फिर वो डॉक्टर की तरफ देखता बोलता डॉक्टर ऐसा हो सकता है ना, प्लीज़ इस बेबी को मेरे हस्बैंड के अंदर ट्रांसफ़र कर दो और तुम उसकी सर्जरी करके बेबी को निकाल दो। इस पर वहाँ पे जितने डॉक्टर थे सब लोग शॉक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं, कहते हैं कि ये लूना इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी, इन्होंने वॉरियर में कितने अच्छे से वॉर को जिताया, लेकिन वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हैं वो, लेकिन कुछ नहीं बोलते। वांग जी बेचारा जो अब वहाँ पे देख रहा होता अपनी मदर की तरफ, उसकी मदर बेचारी कुछ नहीं बोल रही थी, उनके फेस पे स्माइल होती, पर वो किसी तरह से विंग के पास आती, कहती विंग तुम शांत हो जाओ, सबको शांत हो जाओ। फिर विंग अब लैनी के हैंड को पकड़ लेते बोलते मदर प्लीज़ वांग जी से कहो ना कि वो बेबी को अंदर ले, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है।
उसकी मदर कहती है कि कुछ नहीं होगा विंग। अब वांग जी कहता है हाँ विंग कुछ नहीं होगा। इसमें वांग जी को एक खींच के और स्लैप पड़ता है। वांग जी तुम चुप रहो, तुम्हारी गलती, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें प्रेग्नेंट करने वाला हूँ, तुम रुक जाओ, एक बार बेबी को बाहर आने दो फिर बताता हूँ तुम्हें। इससे वहाँ पे जितने भी स्टाफ एंड डॉक्टर्स थे सब शॉक हो जाते हैं और सबके फेस पे स्माइल आ जाती है। बेचारा वांग जी बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है विंग जो ऑपरेशन थिएटर में होता है बहुत ज़्यादा चिल्ला। वांग जी अब डॉक्टर की तरफ देखता है और कहते हैं कि प्लीज़ कुछ ऐसा करिए जिससे विंग को बिल्कुल भी पेन ना हो। डॉक्टर जो नोट करता है और कहता है कि अल्फ़ा आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, लूना को कुछ भी नहीं होगा। अब वांग जी को किसी तरह से उस रूम से बाहर निकाला जाता है, फिर लेकिन विंग बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रहा होता है वांग जी प्लीज़ मेरी बात सुनो, मेरे पास रहो। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि आप यहाँ नहीं रुक सकते, अगर आप यहाँ रहेंगे तो बेबी को या फिर उसकी मदर को इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए हम ज़्यादा लोगों को नहीं रख सकते सिवाय डॉक्टर्स एंड नर्सेज के। अब वांग जी को बाहर जाना पड़ता है कि वो जाना नहीं चाहता लेकिन उसे जाना पड़ता है। अब वांग जी थोड़ी देर के बाद सुनता है कि विंग की आवाज़ बंद हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और अपनी मदर को कहता है मदर क्या हो गया, क्या हुआ, विंग कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन कुछ ही देर के बाद ही एक बेबी के रोने की आवाज़ आती है जिससे वांग जी बहुत फूट के रोने लगता है अपनी मदर को हक करके। अब एक नर्स जो बेबी को बाहर लाती है और कहती है कि ये एक ओमेगा बॉय है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब वांग जी जो बेबी को अपने हैंड में लेता है और वो बेबी को लेकर विंग की तरफ जाता है। वो देखता है विंग चुपचाप लेटा हुआ है, तो वांग जी ये देख के डर जाता है और कहता है कि डॉक्टर मेरे विंग को क्या हो गया है। डॉक्टर कहता है कि अल्फ़ा आप शांत हो जाइए, लूना एकदम परफेक्ट है, बस वो थोड़ी वीकनेस की वजह से वो थोड़ा अनकॉन्शियस है और वो बस थोड़ी देर के बाद ही जाग जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अब वांग जी बेबी को लैनी लैनगुलन एंड वी चांगसर कांसा सर के पास लेके आता है। वो लोग देख के बेबी को बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। वो बेबी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, उसकी आंखें जो गोल्डन कलर की शाइन कर होती है बिल्कुल वांग जी के जैसे। अब थोड़ी देर के बाद विंग की आँख खुलती है तो देखता है कि बेबी बाजू में है और वांग जी उसके पास बैठा हुआ है। विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। वांग जी जैसे ही देखता है कि विंग जाग गया, वो विंग को किस करता है, उसके बाद उसे बैठने में हेल्प करता है। लेकिन विंग कहता है कि वांग जी मैं बैठ जाऊँगा, मुझे बिल्कुल पेन नहीं हो रहा है। अब थोड़ी देर बाद वांग जी विंग को बेबी को हैंड में देता है, पर विंग जो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और वो नहीं ले रहा होता है। ये शोर सुन के लैनी लैनकुलन वी चांगसन कांसासरन आ जाते हैं। वो देखते हैं कि विंग जो बेबी को नहीं ले रहा होता है वो बार बार डर रहा होता है और कह रहा होता है कि कितना छोटा सा है, वो मुझसे गिर जाएगा, मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा, तुम इसे संभालो। ये सब सुन देख के लैनी विंग के पास आती है और वांग जी से बेबी लेकर विंग के गोदी में देती है। विंग जब उस बेबी को लेता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, उसकी आंखें बिल्कुल वांग जी की जैसी थी। वो उस बेबी को किस करता है और कहता है मदर ये बिल्कुल वांग जी के जैसा है ना। तो उसकी मदर कहती है हाँ ये बिल्कुल तुम्हारे और वांग जी के जैसा है, हाँ तुम्हारे और वांग जी के जैसा है, बहुत प्यारा। अब विंग जो स्माइल करने लगता है तो इसमें लैनी लैनकुलन वी चांगसन कांसासन चार लोग साथ में बोलते हैं कि क्या तुम दोनों इस बेबी का नाम सोचे हो, क्या नाम रखे हो इस बेबी का। तो विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर एक साथ कहते हैं कि युआन। तो इस पर सब लोग स्माइल करने लगते हैं, फिर कहते हैं ठीक है युआन बहुत प्यारा नाम है। अब हमें दिखाया जाता है एक हफ्ता बीत चुका होता है, आज युआन का नेम सेरेमनी होता है और वहाँ पे उसका नाम लैन युआन रखा जाता है। अब सारे गेस्ट एंड सेरेमनी जब ख़त्म हो जाती है तब दिखाया जाता है दोनों ग्रैंड्स मदर जो होती है वो बेबीज़ को लेके खिला रही होती है और दोनों ग्रैंड फादर जो साइड में खड़े होते हैं और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अब हमारी बारी है, लेकिन इतने में थोड़ी देर के बाद ही 2-3 लोग और वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि अब हमारी बारी है, अब अंकल्स की बारी है, अंकल्स और आंट की बारी है। वहाँ पे लैंस चैन एंड्रिया एंड लिया एंड जिंगई भी आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि अब अंकल्स की बारी है, अंकल खिलाएंगे। ये सब देख के विंग एंड वांग जी थोड़ी दूर पे खड़े होते हैं, उनके फेस पे स्माइल आ जाती है। फिर विंग के दिमाग में कुछ तो आता है और कहता है वांग जी चलो। वांग जी कहता है कहाँ। विंग वांग जी को हैंड खींचते हुए उसके रूम में लेके आता है, डोर को बंद करते हुए कहता है वांग जी चलो अपने कपड़े उतारो, अब मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करूँगा और हम मदर्स को एंड फादर्स को बहुत सारी बेबीज़ देंगे, क्योंकि वो बेबीज़ को बहुत, तुमने नीचे देखा ना सब लोग किस तरह से बेबी के लिए लड़ रहे थे, सबको बेबी के साथ खेलना है। चलो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बेबी को और ज़्यादा डिलीवर करें, यानी और ज़्यादा पैदा करें, और तुम चलो जल्दी आ जाओ कपड़े उतार के मेरे पास, नहीं तो मैं आ गया। वांग जी फिर सोच लेना। वांग जी कहता है कि अपने हैंड से अपने बॉडी को छिपाते हुए कि विंग तुम इस तरह से कैसे बात कर सकते हो, मैं अल्फा हूँ, मैं नहीं प्रेग्नेंट हो सकता। तो इस पर विंग कहता है कि तुम कैसे नहीं हो सकते, मैं हो गया था जिस तरह उस तरह तुम भी होगे। तो वांग जी कहता है कि विंग तुम इस तरह से इतने सेमलेस कैसे हो सकते हो, तुम्हें क्या हो गया है। विंग कहता है वांग जी मैंने कहा तुम आओ। अब विंग जो वांग जी को पकड़ के बेड पे गिरा देता है, वांग जी जो उसके नीचे होता है, विंग उसे किस कराता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वांग जी कहता है अरे मैं तो अल्फा हूँ। अब वांग जी विंग को फ्लिप करता है और विंग को किस करने लगता है और दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। बाय एवरीवन, यहीं पे हमारा फैन फिक्शन खत्म होता है। आपको इस स्टोरी जैसा भी लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके बाय।